नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा के बाद हमारी एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो दी गई हमारे सिलेबस में, वो क्या हमारी उसी के अंतर्गत दी गई है टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात टीएलएम, जिसको नाम जाते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। इसके बाद उसमें और भी चीजें जो दी गई हैं, एक एक करके क्या करेंगे, हम शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे क्या क्या चीजें पूछी जाती है। ठीक है, और भी जो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी दी गई है उसको क्या करेंगे, जो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं एक एक करके हम उसको समझेंगे, देखेंगे किस प्रकार से हमारे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या चीजें परीक्षा में पूछी जाती है और क्या चीजें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग शुरुआत करते देखेंगे, पहले समझेंगे उसको क्या होती है, उसकी परिभाषाओं को, उसके अर्थ को, उसके प्रकार को, किस प्रकार से उसको बांटा गया है। ठीक है, एक एक करके हम लोग एक एक चीज को समझेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते देखते पहले क्या होती है शिक्षण अधिगम सामग्री। मतलब साथियों, कहने का तात्पर्य यही है, अगर कोई भी पठन पाठचर्या हम कार्यक्रम करें, कोई क्रिया करने जा रहे हैं, मतलब कोई भी कार्य अगर करने जा रहे हैं तो टीएलएम की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जरूरत इसलिए पड़ती है साथियों कि शिक्षण में क्या होता है, अगर शिक्षण कार्य हो रहा है, अगर बच्चा क्या कर रहा है, किसी भी बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं, आप किसी भी मतलब जो छात्र हैं उनको कोई भी चीजें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो छात्र क्या कर रहा है, उसका मन लग रहा है ना उसकी रुचि लग रही है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि बच्चों की सुविधा अनुसार क्या करना चाहिए, हमको टीएलएम, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से जानते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, रुचिपूर्ण अधिगम को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, चला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से इसको जानते हैं। देखते हैं क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, इसको दिया है। वास्तव में ऐसे उपकरण, साधन या सामग्री जो शिक्षण को सहज सरल रूप से बोधगम्य बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का नाम देते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री वह सामग्री है जो शिक्षण अधिगम को क्या करती है, एक गति प्रदान करती है। शिक्षण अधिगम को क्या करती है, एक प्रकार की गति प्रदान करती है। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है, अपने पाठ्यक्रम को क्या होता है, अपने पाठ्यक्रम जो होते हैं उसको सरल सहज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, एक परिभाषा है एडगर ब्रूस वेस्ले के शब्दों में, श्रव्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं, उनके प्रयोग से वस्तुएं तथा शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ जाता है, बालकों के समय की बचत होती है, जहां बालकों का मनोरंजन होता है वहां बालकों की कल्पना शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का क्या होता है, उसके अंतर्गत विकास होता है। तो ये चीजें कही गई हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे स्पष्ट शिक्षण सह सामग्री का प्रयोग हम जितना ज्यादा करेंगे उतना ही शिक्षण हमारा क्या होगा, प्रभावी, और अधिगम हमारा क्या होगा, रुचिकर होगा। ठीक है, जितना हम ज्यादा अगर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो शिक्षण अधिगम होगा उतना ही प्रभावी होगा और जो हमारा अधिगम होगा उतना ही रुचिकर माना जाएगा। आगे है, शिक्षण अधिगम सामग्री से शिक्षण में केवल सरलता ही नहीं आती, वरन नवीनता का भी समावेश होता है और नवीनता स्वयं में आकर्षक होती है। अगर हम शिक्षण अधिगम सामग्री में कोई भी चीज कर रहे हैं तो इससे क्या होती है, नई नई चीजों के बारे में भी क्या होती है, बच्चों को जानकारी मिलती है। इनके प्रयोग से शिक्षण में एकाग्रता अपने आप आती है। ठीक है, कक्षागत अनुशासन की समस्या अपने आप हल हो जाती है। तो हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर टीएलएम का यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होती है कि कक्ष में जो अनुशासन समस्या ये सब चीजें जो होती हैं और बच्चों का एकाग्रता, ये सब क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, उसके अंतर्गत आ जाती है। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, आसानी से कोई भी चीज अगर समझाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा तो वो आसानी से उस चीज को समझेंगे और सीखेंगे। आगे देखते हैं परिभाषा मैकोन तथा रॉबर्ट्स की। इन्होंने कहा है, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा छात्रों की एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा साथियों, कि शिक्षक जो होता है वो एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके, जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा बच्चों को प्रभावित करके क्या होते हैं, उनके पाठ्य वस्तु को सरल, सहज और रुचिकर क्या होते हैं तथा प्रभावशाली बनाते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे देखेंगे अवलोकन, मतलब कुछ चीज जो दी गई है उसके महत्व पे देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण जो हमारी दी गई है इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशील बनी रहती है। इससे क्या होता है, शिक्षण अधिगम से तुम्हारा टीएलएम होता है, इससे क्या होती है, अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है तो उसमें जो क्रियाशीलता होती है वो बनी रहती है। आगे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इससे क्या होती है, बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सीखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। अगर बच्चों को हम इस टीएलएम के द्वारा अगर बताया जाएगा, सिखाया जाएगा तो इससे सीखने में भी कम समय का उपयोग होगा। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। बच्चे को अगर कोई भी चीज दिखाकर आप बताएंगे, करके सिखाएंगे तो क्या होगा, बच्चे का जो ज्ञान होगा वो अस्थायी माना जाएगा। बच्चों में एक दूसरे का सहयोग की भावना उत्पन्न होती है।
कक्षा नियोजन की प्रक्रिया इससे क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। ठीक है, आगे ये बच्चों को एक दूसरे से विचार विमर्श करने का इसमें अवसर भी प्रदान करता है, अवसर भी मिलता है। कक्षा में नियमित उपस्थिति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के द्वारा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके महत्व हम एक एक करके देख लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। शिक्षण अधिगम सामग्री के जो प्रकार हैं उसको देखते हैं किस प्रकार से शिक्षण में प्रभावकारिता बढ़ सके, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि हो एवं प्राप्त ज्ञान अस्थायित्व को प्राप्त करे तथा शिक्षण के स्तर को ऊंचा करने के लिए स्कूल में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य दृश्य साधन ही है। इसमें कुछ तो स्वनिर्मित, कुछ प्रकृति द्वारा, कुछ प्रदत्त तथा कुछ बाजार से खरीदे हुए हो सकते हैं। वैसे अधिकांश अगर सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, वैसे क्या होते हैं, अधिकांशतः जो सामग्री है उसका निर्माण किया जा सकता है। जो हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका निर्माण किया जा सकता है। चलिए प्रकार को देखते समझते हैं। तो दिया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, इंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल इसको कहते हैं। श्रव्य सहायक सामग्री क्या होता है इसको समझते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र इत्यादि क्या होते हैं, श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण होता है। जैसे यहाँ पर रखा है टेलीफोन, इसके बाद रेडियो, ग्रामोफोन। ठीक है, ये सब चीजें क्या हुई एक एक करके यहाँ बताया जाता है। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, श्रव्य सहायक सामग्री। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है दृश्य सामग्री, विजुअल लर्निंग मटेरियल इसको बोलते हैं। तो दृश्य सामग्री क्या होती है इसको समझते हैं हम लोग। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण इससे क्या होते हैं, सैंपल, बुलेटिन बोर्ड, फ्लोरीन बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब, चित्र रेखा, कार्टून मॉडल, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स इत्यादि क्या होते हैं, दृश्य सामग्री होते हैं, जिसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं, देखकर कोई भी चीज ज्ञान को अर्जित करते हैं। सैंपल हो गया, इसके बाद चित्र, किसी भी चीज के फिल्म के द्वारा, जो पत्रिका होती है, ग्लोब होते हैं इत्यादि के द्वारा भी क्या होंगे, बच्चे आसानी से अगर सिखाया जाएगा तो वो किसी भी चीज को सीखेंगे। तो ये कौन सी सामग्री होती है, हमारी दृश्य सहायक सामग्री मानी जाती है। तीसरा देखते साथी, तीसरा हमारा क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल इसको बोलते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर क्या करते हैं, ज्ञान को अपने अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण जैसे मोबाइल फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक इत्यादि होते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, इसके बाद जो नाटक बताए जाते हैं, जो चलचित्र, ये सब चीजें जो दिखाई जाती है, मोबाइल फोन इत्यादि क्या होते हैं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इतना इसको क्लियर कर लीजिएगा साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है तकनीकी के आधार पर। तकनीकी के आधार पर कौन कौन होते हैं, एक कठोर उपागम होता है और एक क्या होता है, मृदु उपागम के नाम से इसको जानते हैं। आगे देखेंगे प्रक्षेपण के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है प्रक्षेपी सामग्री, जिसे प्रोजेक्टिव मटेरियल बोलते हैं, और दूसरा होता है अप्रक्षेपी सामग्री, जिसे नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल बोलते हैं। चलिए इसको देखते हैं। प्रक्षेपण के आधार बात करें तो 2 हमारे होते हैं, कौन कौन, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। इसको भी क्लियर कर लेते हैं क्या होते हैं ये। तो जब चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है, जब क्या होती है साथियों, चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है, प्रक्षेपी सामग्री होते हैं। जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टिव इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आते हैं, प्रोजेक्टिव सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया अप्रक्षेपी सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल्स, जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत नहीं होती वे अप्रक्षेपी सामग्री कहलाते हैं। जैसे सैंपल, चार्ट, पाठ्य पुस्तक इत्यादि। तो इसको आप लोग प्रक्षेपण के आधार पर अगर पूछेगा तो क्या होते हैं साथियों, 2 हमारे होते हैं, कौन कौन, प्रक्षेपी सामग्री मटेरियल और अप्रक्षेपी सामग्री मटेरियल। प्रक्षेपी में क्या होते हैं, मशीनी चीजों का प्रयोग किया जाता है, अप्रक्षेपी चीजों, मशीनी चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रक्षेपी में आपके उदाहरण है स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, इसके बाद क्या हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसके बाद अप्रक्षेपी में क्या होते हैं, सैंपल, ये सब चीजें, चार्ट, पाठ्य पुस्तक इत्यादि होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार कितने बताए गए, कौन कौन से बताए गए हैं, टीचिंग जो हमारे टेलम एनसीईआरटी के अनुसार कौन कौन से बताए गए। पहला है ग्राफिक्स चित्र, दूसरा इन्होंने बताया डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड। इसके बाद अगला बताया त्रिआयामी सामग्री, मॉडल। चौथा इन्होंने बताया श्रव्य सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन। अगला बताया इन्होंने
प्रक्षेपी सामग्री स्लाइड फिल्म स्ट्रिप, फिर अगला बताया प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। ये कितने किसके द्वारा बताए गए हैं? तो ये एनसीईआरटी के द्वारा जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम बताए गए हैं। ठीक है, एक एक करके आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन से इसमें शामिल है। आगे बढ़ते देखते हैं। आगे देखेंगे स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण, तो पहला दिया इसमें दृश्य सामग्री, श्रवण सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। कौन कौन से आते हैं बस इसको एक नजर देख लेते हैं। जैसे दृश्य सामग्री में आपका प्रतिरूप आता है, मॉडल, चित्र, पोस्टर, श्यामपट, इसके बाद मायादीप छाया जो हमारे होते हैं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार, चित्र प्रदर्शक, वास्तविक पदार्थ, रेखा चित्र, इसके बाद जो हमारे मानचित्र होते हैं, पुस्तकें, एटलस तथा ग्लोब होते हैं, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, पाठ पुस्तक, बुलेटिन बोर्ड, भ्रमण तथा यात्राएं और संग्रहालय। ये क्या होते हैं? दृश्य सामग्री के अंतर्गत। श्रवण में देखते हैं ग्रामोफोन, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन, भाषा प्रयोगशाला, स्टीरियो रिकॉर्डर, टेलीफोन वार्ता और मानव सुर आदि। ये क्या होते हैं साथियों? स्वर के अंतर्गत आते हैं। श्रवण जो हमारे होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद श्रव्य दृश्य सामग्री हमारी जो होती है उसको देखते हैं। दूरदर्शन चलचित्र, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वीडियो कैसेट्स, इसके बाद जो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं, कार्यशालाएं होती है, प्रदर्शन, रोल प्ले, ड्रामा, टेलीकॉन्फ्रेंस, केबल टीवी, कंप्यूटर, सैटेलाइट टीवी वर्किंग, इंटरनेट, लैपटॉप इत्यादि क्या होते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तो स्वरूप के आधार पर दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री हम लोगों ने उदाहरण जो दिए गए एक एक करके देख लिए। इनके उदाहरण का आप क्लियर कर लीजिएगा कौन कौन सी सामग्री किसमें आते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। शिक्षण अधिगम सामग्री की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया है छात्रों के ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित रखता है। शिक्षण अधिगम सामग्री जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम होता है, ये क्या करता है? छात्रों के ध्यान को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसके बाद अगला हमारा है अमूर्त और अस्पष्ट विचारों को डायग्राम तथा चित्रों के माध्यम से क्या करना है? स्पष्ट करने में भी ये क्या होता है? टीएलएम हमारा सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करता है, जिससे प्रदर्शित सामग्री के कौन से शिक्षण बिंदुओं पर ध्यान देना है यह भी क्या करता है? हमारा स्पष्ट करता है। नेक्स्ट हमारा इससे क्या होती है साथियों? समय की भी बचत होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री की, एक एक करके हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते, इसी में और भी चीजें दी गई है। इसी में दिया उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। जो हमारे उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री विशेषताएं दी गई हैं, ये भी आपके सिलेबस में दिया है, उसको देख लेते हैं। तो उत्तम शिक्षण अधिगम की सामग्री की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है? चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। एक अच्छे एवं व्यवस्थित शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम होता है। अधिगम क्या होता है साथियों? सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए। आगे बात करता है सभी तत्वों की प्राप्ति के लिए अच्छी व उत्तम अधिगम सामग्री की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है साथियों? अनिवार्य हो गया है। चलिए हम देखते हैं इसके क्या विशेषताओं को देखेंगे, समझेंगे। जिसमें पहला हमारा क्या है? बिना लागत के प्राप्त सामग्री। बिना लागत के प्राप्त सामग्री ये क्या होता है? बिना लागत के प्राप्त सामग्रियों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है। इन सामग्रियों के लिए हमको क्या होती है? धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कहा गया है इस प्रकार की सामग्री के अंतर्गत प्रगति प्रदत्त वस्तुएं एवं प्रयोग रहित सामग्री आदि आती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं इसमें कि बिना लागत वाली सामग्री क्या होता है? वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को आकर्षक ढंग से लिखने की पुरानी किताबें, कापियां, रजिस्टरों के पट्टे, जो गत्ते होते हैं निकाल कर उनको चौकोर अथवा इच्छा अनुसार आकार में काट कर उस पर अक्षरों को रोचक ढंग से लिखने के लिए भी प्रयोग ला सकते हैं। तो ये क्या होती है? बिना लागत की सामग्रियों के अंतर्गत आएंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है? अल्प लागत की सामग्री। दूसरा हमारा क्या है? अल्प लागत की सामग्री। इसके अंतर्गत क्या आता है कि अल्प लागत शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता यह है कि इसको निर्मित करने में बहुत ही कम लागत लगती है। इस प्रकार की अधिगम सामग्री सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि सरकार क्या करता है? आर्थिक रूप से सरकार क्या करता है? आर्थिक रूप से इसमें जो पूर्णतः सक्षम नहीं होते हैं कि प्रत्येक विद्यालय को धन उपलब्ध करा सके। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या करते हैं? व्यापक स्तर पर क्या हो रहा है? किया जा सकता है। इसका अल्प लागत सामग्री की। अगला देखते हैं, अगला है बहुउद्देशीय सामग्री। बहुउद्देशीय सामग्री क्या होती है कि इस प्रकार के अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण के अनेकों उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे क्या होता है साथियों कि मानचित्र किसी चार्ट को छात्रों की समझ प्रस्तुत करते हैं तो हमको उसके आकार, रंग एवं
कलात्मकता पर पूर्ण विचार करना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, बहुउद्देशीय सामग्री के अंतर्गत ये आते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग करना। एक से अधिक कक्षाओं में इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि उसका प्रयोग एक से अधिक कक्षाओं में किया जा सके, क्योंकि क्या होती है, प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक रूप से शिक्षण अधिगम सामग्री निर्मित करने पर धन एवं समय का क्या होता है, अपव्यय होता है। जैसे उदाहरण, विज्ञान कीट व गणित कीट का प्रयोग करना कक्षा से 1 से 5 तक की कक्षाओं में क्या होता है, किया जा सकता है। तो ये क्या होता है साथियों, एक से अधिक कक्षाओं में किस प्रकार से हम शिक्षण अधिगम की सामग्री का प्रयोग करते हैं उसको हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते अगला देखते हैं, एक से अधिक विषयों में। अगर हम एक से अधिक विषयों में अगर इसका प्रयोग करें तो किस प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, शिक्षण सामग्री की विशेषता यह भी है कि यदि उसका निर्माण करते समय सभी कक्षाओं का ध्यान रखा जाए तो उसका प्रयोग एक से अधिक विषयों के लिए किया जा सकता है। जैसे क्या कहता है, वनस्पति विज्ञान की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना हमारा प्रवेश एवं पर्यावरणीय अध्ययन में सरलता से किया जा सकता है। हिंदी से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग संस्कृत शिक्षण में भी क्या होता है, किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक अगर विषय में करना है तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे देखेंगे एक से अधिक पाठों में अगर प्रयोग करना है तो श्रेष्ठ या उत्तम अधिगम सामग्री उसको माना जाता है जो क्या करता है साथियों, एक से अधिक पाठों में प्रयुक्त की जा सके। जैसे भूगोल शिक्षण में क्या होता है, भूगोल शिक्षण में मानचित्र का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे वो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र, नदियों को भली भांति क्या कर सके, प्रदर्शित कर सके। अगर कोई भी चीज बताना हो तो उसके बारे में पूरा क्या करना है, हमें वर्णन करके इसके बारे में एक एक करके उसके बारे में हमको बताना चाहिए। अगला देखते हैं क्या है, अगला देखेंगे इसकी शैक्षिक उपयोगिता। जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती है इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है उसको देखते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण उसकी शैक्षिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर क्या होता है, उसकी शैक्षिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अर्थात इन सामग्रियों क्या होती है, उद्देश्य विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से छात्र के क्या होता है, बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना है। हमको यह मानकर शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग नहीं करना चाहिए कि वह अनिवार्य है, वरन उसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर उसका क्या करना चाहिए, प्रयोग एवं निर्माण करना चाहिए। इसकी क्या कहते हैं, शैक्षिक उपयोगिता कहती है। आगे बढ़ते देखते कौन कौन सी चीजें होती है। देखेंगे हमारा दिया पहला, बालकों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप। ठीक है, शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है, बालकों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप किस प्रकार से होती है उसको देखते हैं। वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित है। वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है वो क्या साथियों, बाल केंद्रित है। अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री को उत्तमता के लिए आवश्यक यह है कि छात्रों की रुचि, आयु, मानसिक स्तर के क्या होने चाहिए, उनके अनुकूल होनी चाहिए, जो छात्रों के लिए रोचक एवं क्या हो सके, आकर्षक हो और विषय वस्तु को समझने में उस सामग्री की आवश्यकता का अनुभव करे। उदाहरण जैसे बालकों को गिनती एवं पहाड़े सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कंकड़, इसके बाद कंचा इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कक्षा व्यवस्था के अनुसार सामग्री का आकार एवं प्रकार। कक्षा व्यवस्था के अनुसार सामग्री का आकार एवं प्रकार किस प्रकार से होता है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु यह आवश्यक है उसको तैयार करने में पूर्व जिस कक्षा में उसे प्रयुक्त किया जाना चाहिए उसके आकार एवं छात्र संख्या पर क्या होते हैं, अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर उसके बारे में हम बता रहे हैं तो हमारी कक्षा में क्या करना है, पूर्व उस पर हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यदि छात्र संख्या कम तथा कक्षा कक्ष का आकार छोटा है तो शिक्षण अधिगम सामग्री का आकार भी क्या होना चाहिए, छोटा हो सकता है, परंतु अधिक छात्र संख्या में एवं बड़े कक्षा कक्ष के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का आकार भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर कक्षा छोटी है तो शिक्षण अधिगम सामग्री का जो हमारा टेलम होता है उसका आकार भी छोटा हो सकता है। अगर कक्षा बड़ी है तो उसका आकार भी क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आगे देखते हैं अगला देखते हैं सरलता से उपयोग में लाई जाने वाली योग्य, मतलब सरलता से किस प्रकार उपयोग लाई जाती है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता यह है कि उपयोग में सरल एवं बोधगम्य हो। इसे निर्माण करने में क्या होता है साथियों, अधिक समय और अधिक धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए तथा न ही किसी विशेष व्यवस्था का आयोजन करना चाहिए। अर्थात क्या, सरल से सरल रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे देखते हैं हानि रहित शिक्षण सामग्री। हानि रहित शिक्षण सामग्री क्या कहते हैं इसको देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की एक विशेषता यह भी है कि उसके प्रयोग से छात्रों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए।
छात्र प्राय वीडियो रिकॉर्डिंग एवं चलचित्र से संबंधित कार्यक्रम होते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में क्या होते हैं, अधिक पसंद उसको करते हैं। एक परिभाषा है प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में सरलता, भिन्नता, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति एवं अधिगम स्तर में तीव्रता तथा अस्थायित्व आदि ऐसे गुण हैं जो कि उसके सर्वोत्तम स्वरूप को क्या कर सकते हैं, विकसित करते हैं। तो ये किसने कहा है, तो प्रोफेसर एस.के. दुबे ने ये बताया है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में कुछ सावधानियां होती हैं, उसको भी देखते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री पर ही उसकी सफलता एवं असफलता क्या करती है, निर्भर करती है। अतः निर्माण से पूर्व उन समस्त तथ्यों पर विचार कर लेना चाहिए जो कि उसको क्या होते हैं, सर्वोत्तम, उद्देश्यपूर्ण एवं श्रेष्ठ सामग्री के रूप में विकसित करते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। देखते हैं कौन कौन सावधानियां हैं। तो पहला हमारा क्या है साथियों, उद्देश्य की पूर्ति। अगर हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री को अगर हम बता रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उद्देश्य की पूर्ति। उसका एक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। और जो शिक्षण अधिगम सामग्री जो उसका आकार होना चाहिए, हमने बताया अगर छोटी कक्षा है तो छोटा आकार, बड़ी कक्षा बड़ा आकार, उसके कक्षा कक्ष के अनुसार होना चाहिए। छात्रों के स्तर अनुकूल, जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री होगी वो छात्र के अनुकूल होनी चाहिए, स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्रमुख विधियों का प्रदर्शन, जो चीजें उसमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए उसके बारे में छात्रों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, रोचक एवं आकर्षक होनी चाहिए। जो हमारे टीएलएम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए साथियों, रोचक और आकर्षक होना चाहिए। और प्रभावशाली, अल्परागत होनी चाहिए, सृजनात्मकपूर्ण होनी चाहिए, रंगों का उचित प्रयोग, विषय वस्तु को स्पष्टता और विषय की जो स्पष्टता होनी चाहिए। अगर कोई भी विषय वस्तु बताया जा रहा है, विषय पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या होना, स्पष्ट होना चाहिए। फिर है प्राकृतिक वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग, मतलब जो चीजें व्यवहारिक रूप में उसको बताई जाती हैं, प्रकृति में दिखाई देती है, उसका क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने व्यवहार में उसको जोड़कर क्या करना साथियों, उस छात्रों को बताना चाहिए। तो आज हमने क्या किया, जो चीजें दी गई थी हमारे सिलेबस में, जो चीज टीएलएम जो हमारा दिया गया था और उसकी उपयोगिता, महत्व, शैक्षिक उद्देश्य जो दिए गए थे, हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके उसको देख लिया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक एक करके देख लेंगे। तो साथियों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।